विजय सरदाना जी से जो जुड़ चुके हैं हमारे साथ, जो व्यापार विशेषज्ञ हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। जो ट्रेड रिलेशंस हैं और ट्रेड से संबंधित जो कानून हैं, उनके अच्छे जानकार हैं। विजय जी, आवाज़ मिल पा रही है आपको मुझे? आपकी आवाज़ मतलब हमारी आवाज़ आप तक पहुँच पा रही है? बिल्कुल आ रही है सर। बहुत बढ़िया। तो अब आपसे ये समझना चाहेंगे कि कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसके बाद व्हाइट हाउस की तरफ से एक फैक्ट शीट जारी हो गई। वहाँ राष्ट्रपति ट्रंप ने एक नया आदेश जारी कर दिया 10% का। तो इन दोनों चीज़ों के बाद अब अभी स्थिति क्या है? आज की तारीख में अगर एक सामान भारत से अमेरिका जा रहा है या चीन से अमेरिका जा रहा है या वियतनाम से अमेरिका जा रहा है, कितना टैरिफ लगने वाला है उस पर? देखिए, टैरिफ के कई डायमेंशंस हैं। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, वो जो ट्रंप साहब ने अपना प्रोसेस यूज किया था इमरजेंसी पावर्स का, उसको नलीफाई किया है। लेकिन जो ट्रंप साहब की तरफ से नया जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आया है, और जो पहले भी था, पहले ये था कि जो डी मिनिमिस जो हम कहते हैं कि मिनिमम 10% तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन उसके लिए भी उनको कांग्रेस की अनुमति चाहिए। अब जो कांग्रेस की अनुमति के लिए आपके पास 150 दिन का टाइम है। मीनवाइल जो कल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आया है, उसमें एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। पहले ये होता था कि जब आप अमेरिका में कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते थे, मान लीजिए यहां से आपने अपने किसी दोस्त को शर्ट भेजी, या आपने एडवर्टाइजमेंट कर रखा है वेबसाइट पे कि हम शर्ट्स बनाते हैं, ज्वेलरी बनाते हैं, वगैरह वगैरह, और अगर उसकी कीमत $800 से कम होती थी उस पार्सल की, तो उस पर ड्यूटी नहीं लगती थी। अब वो जो बेनिफिट था, इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ने उसको हटाया है। इसका मतलब यह है कि अगर अब आप सैंपल भी भेजेंगे वहां पे, चाहे उसकी कीमत $5 है, तब भी आपको ड्यूटी देनी पड़ेगी। अगर आप कुरियर से भेज रहे हैं, पोस्टल सर्विस से भेज रहे हैं, जो भी आपको चीज है, वो अब आपको इंपोर्ट सरचार्ज, जिसको आप डी मिनिमस बोल रहे हैं, वो अब आपको देना ही पड़ेगा। तो इससे जो सबसे बड़ा झटका लगेगा, वो उन स्मॉल स्केल कंपनीज को लगेगा जो हिंदुस्तान में बैठ के ऑनलाइन सेल किया करते थे, या अगर हम ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में कहें, जो ई कॉमर्स बिजनेस था, उसके लिए बड़ा झटका है। ये बात क्लियर हो गई। जी। अब वो ई कॉमर्स चाइना से जाए, इंडिया से जाए, कहीं से भी जाए, चाहे छोटी क्वांटिटी है, बड़ी है, पहले एक मिनिमम अमाउंट था, वो जो बेनिफिट था वो अब खत्म हो गया। अब रही बात कि आगे क्या होगा, अब ये डिपेंड करता है, क्योंकि अभी 150 दिन की बात है। अब ये कांग्रेस में जाके इसको इनको रेटिफाई कराना पड़ेगा अगर परमानेंट बनाना है, क्योंकि जो टैक्स का अधिकार है वो सिर्फ कांग्रेस को है, और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को री एम्फेसाइज किया है। ये बात भी क्लियर हो गई। अब मुद्दा आता है भारत अमेरिका व्यापारिक संबंधों को लेकर। अब सवाल इस बात का है कि क्या भारत को इससे फायदा होगा, नुकसान होगा, ये होगा, वो होगा। मेरा कहना बहुत सिंपल है। जब भारत की तरफ से, जब पहले टैरिफ जो था वो करीब 2.5-3% हुआ करता था, तब हम एक्सपोर्ट कर रहे थे 100 बिलियन के आसपास। उनमें जिन चीजों के ऊपर हमें एग्जम्पशन मिला हुआ था, वो आज भी है। अगर हम मेडिसिन या फार्मास्यूटिकल की बात करें, अमेरिका ने वैसे ही वो ट्रेड डील से पहले भी और ट्रेड डील में भी उस सेक्टर को एग्जम्प्ट किया हुआ है, और जो क्रिटिकल सप्लाईज भारत से वो लेते हैं वो एग्जेम्प्टेड है। जो बेसिक कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं, जैसे आपका जेम्स एंड ज्वेलरीज है, कारपेट्स है, टेक्सटाइल है, एक्वाकल्चर है, ये हम पहले कम ड्यूटी पे भेजते थे, अब हमें ज्यादा भेजना पड़ रहा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है, जो परसों आंकड़ा आया है अमेरिका से, उसमें जो भारत से एक्सपोर्ट है वो करीब $10 बिलियन बढ़ गया है, और अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट और बढ़ गया है। और मर्चेंडाइज गुड्स में अमेरिका इस समय अपने इतिहास में सबसे ज्यादा डेफिसिट पे है, $1.24 ट्रिलियन। तो ये जो ट्रंप साहब चाह रहे थे, कल का मेरा अगर वीडियो आप डिटेल में देखें, उसमें मैंने पूरा एनालिसिस किया है। उसके में जो चाह रहे थे कि हम टैरिफ बढ़ाएंगे तो हमारा कंजम्पशन, इंपोर्ट जो है वो घट जाएगा। इंटरेस्टिंग ये हुआ कि इंपोर्ट घटा नहीं,
एक्चुअली इंपोर्ट डाइवर्ट हो गया, चाइना से इंपोर्ट शिफ्ट हो गया वियतनाम, थोड़ा बहुत शिफ्ट हो गया मैक्सिको। और इस समय क्योंकि पूरी दुनिया एआई की बात कर रही है, तो अमेरिका में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है इस समय आईटी को लेकर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर, और वो सारी सप्लाई आती है वियतनाम अपना ताइवान से। तो ताइवान का जो एक्सपोर्ट है वो डबल हो गया पिछले साल के मुकाबले, तो डेफिसिट कम नहीं हुआ। डेफिसिट जो कम हुआ है टोटल, इफ यू माइनस भी करते हैं, अगर सर्विस में जो ग्रोथ हुई है वहां अराउंड 6% की, तो 0.2% आप ये कह सकते हैं कि ट्रेड डेफिसिट कम हुआ है। लेकिन मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स काफी, जो डेफिसिट है वो काफी बढ़ गए। तो ये स्थिति कॉम्प्लेक्स है। भारत के लिए चुनौती एक रहेगी जो पहले थी और आज भी है। आपकी प्रॉब्लम टैरिफ कभी नहीं थी, लेट मी बी वेरी क्लियर। तो जो टैरिफ एग्रीमेंट की हम बात कर रहे हैं, इतना हम शोर मचा रहे हैं, ये हमारी प्रॉब्लम कभी थी ही नहीं। हमारी प्रॉब्लम हमेशा रही है क्वालिटी। अगर जी। हमारे पास क्वालिटी प्रोडक्ट होता तो हम 100 बिलियन पे नहीं अटक जाते, और जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो बेसिकली कमोडिटीज है जो अमेरिका को चाहिए, तो वो तो वैसे भी आपसे लेगा। जैसा मेडिसिन की हमने बात करी या बाकी प्रोडक्ट की बात करी, जो नॉन एसेंशियल है अमेरिका के लिए, वो जो है वो करीब 40-50 बिलियन डॉलर के हैं। उसके आगे हम बढ़ नहीं पा रहे थे क्योंकि हमारे यहाँ क्वालिटी प्रॉब्लम्स। तो अब जी। टैरिफ कितना भी हो, कंजम्पशन तो अमेरिका में है, और अगर आपने क्वालिटी अपग्रेड नहीं करी तो टैरिफ एग्रीमेंट जो हम करने वाले हैं अमेरिका से, उसका कोई खास फायदा हमें मिलेगा। जी। लेकिन फिलहाल अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया उसके तहत क्या जो 25% टैरिफ अभी चल रहा था, फ्रेमवर्क में उसको 18% करने वाले थे, अभी किया नहीं था। तो वो 25% खत्म हो गया वो खत्म हो गया। और अब अब वो 10% नया लागू हो गया। 24 तारीख से लागू हो जाएगा। 24 तारीख से लागू हो जाएगा। तो इस 4 दिन के विंडो में क्या मतलब वो 0 पर जाएगा? 4 दिन तो है, ये तो जो शिपमेंट है, लोडिंग अनलोडिंग हो रही होगी पोर्ट पे, जिन्होंने कागज सबमिट कर दिए होंगे, ये उन्हीं के हैं। इट इज ओनली फॉर जी। ट्रांजिट। या कोई ऐसा नहीं है कि आज आप कंसाइनमेंट भेजोगे तो उसके अंदर बेनिफिट मिलने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। आज तारीख हो गई 21। जी। अब आपके पास अच्छा, टोटल ये जो बाकी है। 10% है इस पर, जी, ये जो 10% लगाया अभी ट्रंप ने नया टैरिफ, वो 10% के किसी बेस के ऊपर है ओवर एंड अबव? क्योंकि 2 चीज़ें आ रही है। एक जो पहले खुद ट्रंप ने अपना ट्रुथ सोशल पे मैसेज डाला, अपना लंबा बयान डाला, उसमें ओवर एंड अबव का इस्तेमाल किया गया है। यानी पहले कोई बेस टैरिफ है, उसके ऊपर अलग से ये 10% जुड़ जाएगा। और जो व्हाइट हाउस की तरफ से फैक्ट शीट जारी की गई है, उसमें ये ओवर एंड अबव जैसा कुछ नहीं है, उसमें सीधा-सीधा 10% लिखा हुआ है। तो आपने चीज़ों को अगर बारीकी से देखा तो क्या है मामला? 10% किसी और बेस टैरिफ के ऊपर या कुल मिलाकर के 10%? देखिए, टैरिफ में ना कई कंपोनेंट होते हैं। जैसे भारत में भी अगर आप देखोगे, हम कभी किसान सेस, एजुकेशन सेस, ये सेस, वो सेस, हम दुनिया भर के खेल हम भी खेलते हैं। अमेरिका में भी इस तरह से अलग अलग कानूनों में अलग अलग टैरिफ है। जैसे आपका अगर कोई नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे पे कोई टैरिफ है, कहीं पे एंटी डंपिंग का कोई टैरिफ है, कहीं पे कोई और है, वो तो रहेंगे ही रहेंगे क्योंकि उनको नहीं छेड़ा गया है। जैसे हिंदुस्तान से जो स्टील जाएगा उस पे आज भी टैरिफ है, वो इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश से नहीं हटने वाला है, क्योंकि वो हाँ, वो कहीं तो सुप्रीम कोर्ट ने भी और। कहा है। वो तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश में ही क्लियर है कि स्टील वगैरह पे जो टैरिफ लगा है, उसको नहीं हटा रहे हैं। उन्होंने वही हटाया है जो इमरजेंसी प्रोविजंस के अंदर लगा है, सिर्फ एक जी। कंडीशन। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि डी मिनिमिस का मतलब है कि ये तो लगना ही लगना है, अब इररेस्पेक्टिव आप क्या प्रोडक्ट ला रहे हो क्या नहीं ला रहे हो। अब जो बचा हुआ एडिशनल टैरिफ है वो उस पर टॉप अप हो जाएगा। आप ये समझिए कि आपके जो भी ट्रेड हो रहा है, आप पहले मान लीजिए कि आपका ट्रेड हो रहा था 2% पे, फिर आपने उसको किया 0 या जो भी हुआ, और आपके एडिशनल टैरिफ लग रहे थे सम अदर कंडीशंस, 5%, 10%, जो भी था। अब ये 10% जो है ना, ये उन सबके नीचे एज ए स्लैब आ जाएगा।
कि अब ये जी। स्लैब आ गया, अब जो भी बचे हुए हैं वो उसके ऊपर आप टॉप अप करके अब कैलकुलेशन करें। ठीक है, तो वो चीज़ हो गई जहाँ पर एक्स्ट्रा कोई अलग से ड्यूटी लगी हुई है। लेकिन मान लीजिए हम टेक्सटाइल की बात करते हैं, टेक्सटाइल सेक्टर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है हमारे लिए, या जेम्स एंड ज्वेलरी है, इसमें हमारे पास लिस्टेड कंपनियाँ बहुत सारी हैं जिसके लिए शेयर बाज़ार में भी काफ़ी दिलचस्पी है। तो टेक्सटाइल के मामले में, जेम्स एंड ज्वेलरी के मामले में ये शुद्ध रूप से सिर्फ़ 10% रहेगा या वहाँ कुछ और चीज़ें जुड़ रही हैं? शुद्ध रूप से अभी तक तो 10% है, अभी जो हमें दिख रहा है। जी। अभी इसके अलावा आने वाले समय में हम देखते हैं कि कोई नया जो इश्यूज आएंगे या कोई एग्रीमेंट में क्या बात निकल के आती है वो अलग है, लेकिन 10% तो है ही है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम हिंदुस्तान की क्या, आप इस बात को समझिए। अगर आप जेनेरिक प्रोडक्ट बना रहे हैं और आपकी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बांग्लादेश से, वियतनाम से ज्यादा है, और मान लीजिए कि आप कह रहे हैं मैं सिर्फ मोजा बना रहा हूं या हैंकी हैंकी बना रहा हूं या सिंपल टॉवल बना रहा हूं जिसमें कहीं कोई क्रिएटिविटी नहीं चाहिए आपको, तो आपकी जो एफिशिएंसी है, जो आपका मार्केट एक्सेस है टेक्निकली, वो डिपेंड करेगा आपकी एफिशिएंसी पे। कि अगर वही चीज जी, मैं 100 रुपए में बना रहा हूं तो 10 रुपए जुड़ बिल्कुल। जाएगा, 10। वो पॉइंट और पॉइंट वही टेकन है, वो तो 50 में आ रही अगर है आप तो उसका ट्रेड ऑफ बिल्कुल, होगा। आपको कॉम्पिटिटिव बनना पड़ेगा, वो पॉइंट टेकन है। कोई ऑप्शन नहीं है। शोमेश, आपके मन में कुछ सवाल उठ रहे हैं, जो चीज़ आप समझना चाहें कि भई ये चीज़ अभी विजय जी आपके सामने क्लियर कर पाएँ? हाँ, ये अब एक ही चीज़ विजय जी से पूछना चाहूँगा, अभी जो उन्होंने एक्सपोर्ट डेटा बोला ना कि ये बेटर आया है, ट्रेड डेफ़िसिट ये और बढ़ा है। तो इसमें जो जब ये टैरिफ इम्प्लीमेंट होने वाला था, तो उस समय बहुत सारी फ्रंट लोडिंग हुई थी। तो क्या वो डेटा इंक्लूडेड है या उसको एक्सक्लूड करके हम कह रहे हैं कि हमारा एक्सपोर्ट बेटर है पहले से? इंक्लूडेड। इंक्लूडेड है, तो यहाँ पे ये मुझे लग रहा है कि शायद कैच हो सकता है, बिकॉज़ उस समय बहुत सारी देखिए ट्रांसशिपमेंट वाली तो बात हम सबको पता ही है, इनफैक्ट ट्रम्प को खुद को भी पता है कि ट्रांसशिपमेंट बहुत हो सकती है। लेकिन यहाँ पे एक जब टैरिफ लगने के पहले जो धुआंधार एक्सपोर्ट हो रहा था, मेबी वो डेटा अगर हम एक्सेप्शन निकाल के देखें, तो मुझे लगता है कि हमें ट्रू पिक्चर समझ में आएगा कि कुछ इम्पैक्ट है या बेटर है। मेरा बिल्कुल वही सही कहा, पॉइंट था। बिल्कुल सही है। और यही चीज जब आप फॉलोइंग मंथ की बात करते हैं, इवन ट्रम्प के लिए भी जो सदमे की बात है वो यही थी कि जब फ्रंट लोडिंग हुआ था तो मार्च के अंदर, क्योंकि 2 अप्रैल से टैरिफ लगना था, मार्च के अंदर ट्रेड डेफिसिट जो हुआ था वो $136 बिलियन का था एक महीने में, जो जनरली 70-75 के आसपास रहना चाहिए, तो डबल हो गया था। अब क्योंकि फ्रंट लोडिंग थी तो गोडाउन्स में माल भरा हुआ था, तो आने वाले समय में आपको लगा कि साहब जो इंपोर्ट है वो थोड़ा सा कम हुआ। अक्टूबर में जो इंपोर्ट था वो वन ऑफ द लोएस्ट रहा अमेरिका में। तो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को लगा कि उनका जो ये फॉर्मूला है ये काम कर रहा है, फ्रंट लोडिंग को इग्नोर करके। लेकिन नवंबर आते आते वापस वो नॉर्मल लेवल पे पहुंच गए, क्योंकि इस बात को हमें समझना होगा कि नॉर्मल क्यों पहुंचा, क्योंकि दिसंबर में आपका क्रिसमस भी है, न्यू ईयर भी है और छुट्टियां भी है, तो स्टॉकिंग होना जरूरी था। तो जो पिछले साल होता था वो इस साल भी हुआ, तो इसका मतलब जो फ्रंट लोडिंग था वो कंज्यूम हो गया, एग्जॉस्ट हो गया था। एंड पीपल वर वेटिंग फॉर न्यू सप्लाईज जो नवंबर में आ जाती हैं, अक्टूबर नवंबर में आनी शुरू होती हैं फॉर क्रिसमस, डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल। तो कहने का मतलब यही है कि देखिए ये जो डायनेमिज्म है बाजार को आप इस तरह से कंट्रोल कभी कर नहीं पाएंगे, क्योंकि कंजम्पशन तो रहता है। और अमेरिका ने जो सोचा कि हम जो सब कर लेंगे, मेरे को इसमें एक खतरा और लग रहा है जिसके भी चर्चा हम करेंगे आने वाले दिनों में, और इस पर मैं थोड़ा सा एनालिसिस कर रहा हूं। हुआ क्या पिछले एक साल में, जिसको बहुत गंभीरता से सोचना होगा। जो ये टैरिफ आया, इसमें अमेरिका और चाइना के बीच में जो टैरिफ था वो 32% घटा है, करीब $100 बिलियन के। ऑलमोस्ट आप ये कह सकते हैं कि 32% का मतलब ये आप करीब 100-200 बिलियन डॉलर जो ट्रेड डेफिसिट था वो कम हुआ। अब सवाल इस बात का है कि सप्लाई कहां से बढ़ी। उन्हीं चाइनीज कंपनीज में ने जाके वियतनाम में कैपेसिटी एनहांस करी या नई फैक्ट्रियां लगाई फटाफट। और आपको पता है कि हमारी तरह 6 साल तो लगाते नहीं वो फैक्ट्री लगाने में। उन्होंने मशीनें उठाई, शेड डाले और काम शुरू कर दिया। अगला ऑर्डर उन्होंने वियतनाम से सप्लाई शुरू कर दिया।
वियतनाम में टैरिफ चाइना से आधा है, आधे से भी कम है, हमारे से भी कम है, करीब 15 के जी, आसपास है। अब सवाल इस बात का है कि जो कैपेसिटी अब चाइना ने पहले चाइना में थी और एक नई कैपेसिटी अब वियतनाम में खड़ी हो गई, तो हम जो सोच रहे थे कि भारत सो कॉल्ड चाइना प्लस वन बनेगा, तो चाइना प्लस वन तो वियतनाम बना और कैपेसिटी हो गई वर्ल्ड में डबल, डिमांड उतनी की उतनी है। जी। तो क्या ये एक होगा? इंटरेस्टिंग पॉइंट है विजय जी, लेकिन अब तो चाहे चीन हो या भारत हो या वियतनाम हो, सबके लिए यूनिवर्सल 10% टैरिफ हो गया है। तो वो तो हमारे ऐसा है, लिए हमारे गलत लिए है। 1 सेकंड सर। प्रॉब्लम क्या ऐसा है, देखो फर्क क्या है, 10% ये डिपेंड करता है आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर आप इनएफिशिएंट हो तो ये 10% भारी पड़ता है, अगर आप एफिशिएंट हो तो आपको डिस्काउंट मिल जाता है इन हिसाब से। ये नहीं है कि सब पे फ्लैट रेट 10 रुपए नहीं है, आप समझिए परसेंटेज है। तो अगर आप 100 रुपए में माल भेजोगे तो आपको 10 रुपए ड्यूटी देनी है। मैंने वही जी, माल 60 रुपए में बनाया तो मुझे 6 रुपए देनी है, परसेंट है। तो आप पे ड्यूटी लगी 10 रुपए, मेरे पे लगेगी 6 रुपए। ये जी। बात हम भूल रहे हैं, हम सोच रहे हैं दुनिया में सब पे बराबर है, ऐसा नहीं है। जो एफिशिएंट लोग हैं उनको ज्यादा बेनिफिट है विजाविज इनएफिशिएंट। बिल्कुल। नहीं, साथ में मैं ये पूछ रहा हूँ, हमारे लिए तो ये 18 से 10 हुआ। चीन के लिए तो ये और ज़्यादा ऊँचे स्तर पे था, उनके लिए वहाँ से घट के 10 हो जाएगा, तो उनके लिए ये रिलीफ़ ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ऑब्वियसली वो तो वैसे भी ज्यादा था। ये देखो, सब टैरिफ लगने के बाद भी, चाइना में इतना टैरिफ होने के बाद भी उनका ट्रेड डेफिसिट हमसे ज्यादा था ना। जी, देखिए, टैरिफ एक साइकोलॉजिकल बैरियर है, कुछ नहीं है इसके अलावा। अगर आप इसको रिवर्स वे में सोचिए, अगर आज आप प्रीमियम प्रोडक्ट बनाते हो, उसकी कीमत नॉर्मल प्रोडक्ट से 3 गुना होती है, उस पे आप मान लीजिए 20% या 18% ड्यूटी दे रहे हो, फिर भी वो बिक रहा है ना, क्योंकि वो जी, प्रीमियम है, कस्टमर को चाहिए, वो ड्यूटी 50% भी देगा। आज हिंदुस्तान में हम बात कर रहे हैं इंपोर्टेड व्हीकल्स की, 100% इंपोर्टेड कार पे ड्यूटी है, फिर भी लोग खरीद रहे हैं ना, मर्सिडीज भी और बीएमडब्ल्यू भी और रोल्स रॉयस भी। तो ड्यूटी इज ए जस्ट ए आर्ग्यूमेंट। अल्टीमेटली व्हाट डिफाइंस द मार्केट इज क्वालिटी एंड सर्विस। ये सब चीजें इग्नोर है, क्योंकि जब कस्टमर को खरीदनी बिल्कुल। है तो नहीं है बस। जी। अच्छा विजय जी, कुछ चीज़ें जल्दी-जल्दी से आपसे समझना चाहूँगा। अब जैसे ये 10% का जो एडिशनल टैरिफ लगाया ट्रंप ने, वो 5 महीने की समय सीमा के साथ है, लगभग 155 दिन। तो इसके अंदर-अंदर कांग्रेस से, यानी उनको अपने संसद से मंजूरी लेनी है। तो अगर ये संसद से 5 महीने के अंदर मंजूरी नहीं ले पाए, तो ये 10% भी चला जाएगा। तो ये बात दुनिया के बाकी सारे देशों को, चाहे उन्होंने पहले से डील कर ली है या नहीं की है, उनको एक नया बार्गेनिंग टूल देता है, बार्गेनिंग पावर उनकी बढ़ाता है। तो क्या सारे देश अब फिर से अमेरिका के पास जाएंगे, भैया अब तो चलो फिर से बैठते हैं एक बार टेबल पे? होगा, डिस्प्यूट्स तो बढ़ेंगे, तो यही तो प्रेशर है ट्रंप का। अभी तक जो बार्गेनिंग पावर ट्रंप के पास थी, वो बार्गेनिंग पावर अब शिफ्ट होके अदर पार्टी के पास भी चली गई। तो पहले आप क्या कर रहे थे कि आपके पास एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी बना ली थी आपने। अब आपको एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी से हटके अब आपको विद इन कॉन्स्टिट्यूशन खेलना होगा, और विद इन कॉन्स्टिट्यूशन में ये आएगा बाइलेटरल पे। अब वही बात आती है कि आपकी बार्गेनिंग पावर क्या है। चाइना को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाइना पे टैरिफ लगाओगे, ठीक है आप लगा लो टैरिफ, हम आपको रेयर अर्थ मैग्नेट नहीं दे रहे, कर लो जो आपको करना। अगर आपको चाहिए तो टेक्सटाइल पे आप 2% करो। अब अमेरिका को सोचना है। प्रॉब्लम हमारे साथ क्या नहीं, है, अब ट्रम्प साहब का डिस्क्रिशन भी तो चला गया ना। वो ये नहीं कह सकते कि हम चीन पे 50% लगाएँगे, भारत पे 60% लगाएँगे, वियतनाम पे 20% नहीं, लगाएँगे, बांग्लादेश को 10% दे देंगे। उनके यही हाथ का डिस्क्रिशन खत्म हो गया। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। सरकार के पास हमेशा ट्रेड नेगोशिएशन का डिस्कशन रहता है। वो तब डिस्कशन खत्म होता है जब आप कहते हो कि आई विल अबाइड बाय द इंटरनेशनल नॉर्म्स लाइक डब्ल्यूटीओ। ट्रंप ने और उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने हर जगह ये कह दिया है कि ग्लोबलाइजेशन इज ए नॉनसेंस। अभी आप म्यूनिक का सिक्योरिटी काउंसिल में वहां के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्कोस रूबियो का अगर आप स्टेटमेंट पढ़ें, उन्होंने साफ कह दिया है ये सब बकवास है, ग्लोबलाइजेशन और ये और वो, ये क्या तमाशा है।
ये हम नहीं मानते, साफ बोल दिया, और ना हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो इसका जी। मतलब ये है कि अगर आपको व्यापार करना है तो WTO कोई अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा तो नहीं है कि जो मानना है। उन्होंने कह दिया WTO इज ए डंपिंग ग्राउंड, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। अब नहीं आपको वो अमेरिका ठीक है, से डील वो करना ठीक है है तो विजय जी, वो लेकिन बात। लेकिन एक सेकंड सर, मतलब आप 10% ही लगाएंगे ना आप, उसके अलावा और एक्स्ट्रा क्या टैरिफ लगा देंगे जिसके चलते किसी एक देश पे कम हो जाए, किसी दूसरे देश पे ज्यादा हो जाए? तो देखिए ये बायलैटरल नेगोशिएशन है। अब जो सरकार है वो आपकी सरकार से बात करेगी, उनका अपना एजेंडा है, वो चाहे तो आप 50% लगा सकते हैं। अगर आप एग्रीमेंट साइन करते हैं और 50 साइन करते हैं तो दैट इज वैलिड। ये तो अब आपकी बार्गेनिंग के ऊपर आपने ग्लोबल सीलिंग तय कर दी 10% की। मैं क्यों जाऊंगा सीलिंग 50% पर राजी होने? नहीं, सीलिंग नहीं है, मिनिमम है। आप इस गलत फहमी से बाहर आइए। डी मिनिमस इज ए मिनिमम 10%, ऊपर कितना भी उस हो सकता कानून में नहीं, उस कानून में ही 15% मैक्सिमम पावर है उनके पास, 15% से ज्यादा लगा ही नहीं सकते 122 में। है। इसीलिए वो उस 22 के अलावा भी तो रास्ते हैं ना। आप ट्रेड एक्ट के अंदर बाकी जो प्रावधान है, दुनिया भर के कानून है, और नया कानून बनाने में कितनी देर लगती है? कोई ये थोड़ी है कि कोई गीता या कुरान में थोड़ी लिखा हुआ है या बाइबल में थोड़ी लिखा हुआ है कि आप नया नहीं लगा सकते कानून। भाई मेरे को अपनी इकोनॉमी में, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में, इन्वेस्टमेंट्स के लिए मेरे को ये नया कानून बनाना है कि हाउ टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट्स इन अमेरिका। उसके लिए मैं चाहता हूं मिनिमम 70% टैरिफ हो। कांग्रेस अप्रूव कर देगी, कानून बन गया। इसमें कहां लिखा है कि नहीं कर सकते? हाँ, पॉइंट वही है कि कांग्रेस के पास जाना पड़ेगा उन्हें, जो उनके लिए मुश्किल था, तभी तो वो नहीं जा रहे थे। लेकिन अगर मुश्किल तो इसलिए था कि ही डजंट वांट टू बी आंसरेबल। अब उनकी मजबूरी ये है कि अब उनको सिस्टम से काम करना पड़ेगा। और अगर ठीक है। उनके कानूनों में जस्टिफिकेशन है और अमेरिका की पार्लियामेंट को जी, लगता है कि नहीं ये देश हित में है, तो क्यों नहीं सपोर्ट करेंगे? वो करेंगे। बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, किसी दूसरे देश के साथ अगर उन्होंने पहले से डील कर ली है, जैसे यूके के साथ हो गया या ईयू के साथ हो गया या किसी और के साथ हो गया, डील उन्होंने कर ली है, मान लीजिए हायर रेट पे 20% हो या किसी के साथ ज़्यादा भी हो, तो इस अदालती फैसले के बाद क्या वो डील का स्टेटस क्या रहेगा? वो वैलिड रहेगी या वो कैंसल हो जाएगी? वो कैंसिल हो भी सकती है, मॉडिफाई भी हो सकती है, स्टेटस को भी रह सकता है। डिपेंड करता है कि उस डील की लैंग्वेज क्या है, क्योंकि ये कानूनी दस्तावेज है। और अगर उसमें ये मेंशन नहीं है कि आई एम पुटिंग 18% और 20% अंडर इमरजेंसी प्रोविजंस, तो उस डील का इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से कोई लेना देना नहीं। अगर ये कहा है कि वी बोथ कंट्रीज एग्री दैट आई विल इम्पोज 18% एंड यू विल इम्पोज 0% एंड दिस इज आवर न्यू ट्रेड एग्रीमेंट, तब आपके हाथ में कुछ नहीं है, बिकॉज इट इज अ म्यूचुअल एग्रीमेंट। यहाँ पे सरकार के किसी जी। कानून का कोई रेफरेंस नहीं है। ये तो कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन टू कंट्रीज। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी नेगोशिएटिंग एबिलिटी क्या थी और लेकिन उस एग्रीमेंट में लैंग्वेज क्या थी। उस डील पर भी कांग्रेस की मुहर तो लगनी ज़रूरी रहेगी, तो अगर कांग्रेस की मुहर लग चुकी है तो वो वैलिड होगा, अगर मुहर लगनी बाकी है तो फिर वहाँ जाकर के अटकेगा। अटक सकता है। और लेकिन अगर दोनों देश राजी हैं तो कांग्रेस को क्या प्रॉब्लम है? अगर भारत ज्यादा जब ड्यूटी फ्री एक्सेस दे रहा है तो कांग्रेस को जी, क्या प्रॉब्लम? व्हाई दे शुड फाइट फॉर बिल्कुल, इंडिया? सही बात है। और अब अगर ऐसा देश खुद ही जाकर के बोले कि नहीं भई हमने आपके साथ डील की थी, उसका कॉन्टेक्स्ट दूसरा था, और एक कॉन्टेक्स्ट शब्द मैं डिप्लोमैट्स से ला रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि अब कॉन्टेक्स्ट चेंज हो गया है, इसलिए हम इस डील को रिनेगोशिएट करना चाहते हैं। वो तो अभी नेगोशिएशन चल रहा है ना, अभी तो फ्रेमवर्क फाइनल हुआ है। नहीं, वो हमारे लिए है, हाँ, जहाँ उन्होंने ऑलरेडी डील साइन कर ली है किसी बिल्कुल हो दूसरे देश सकता के साथ। है। इसीलिए देखिए, आपके हमेशा ध्यान रखिए, जिसके पास बार्गेनिंग पावर होती है ना, टर्म्स एंड कंडीशंस वही डिसाइड करता है। आज चाइना के पास बार्गेनिंग पावर है तो चाइना कह सकता है कि मेरा पुराना एग्रीमेंट आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मेरा ये नई टर्म्स एंड कंडीशंस है, काम करना है तो करो, नहीं तो घर जाओ। तो अमेरिका को नेगोशिएट हाँ, लेकिन करना चीन पड़ेगा। के साथ अभी फाइनल डील तो हुई नहीं है ना, वो तो अरेंजमेंट्स ही चल रहे हैं। तो अरेंजमेंट भी तो डॉक्यूमेंटेड है ना यार। डील का मतलब कोई जी, डील वर्ड थोड़ी होता है। अगर मैं दो जी। कागज साइन कर देता हूं तो दैट्स एग्रीमेंट। नहीं, एक एफटीए का या बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट का फ्रेमवर्क, मतलब उसका स्वरूप अलग रहता है, और आप सिंपल एक एग्रीमेंट करते हैं कि ठीक है अभी हम एक टेम्पररी अरेंजमेंट बना रहे हैं। स्वरूप जो बनाया जाता है ना, टेम्पलेट्स जो बनाए जाते हैं वो कन्वीनियंस के लिए बनाए जाते हैं।
कहीं कोई रूल नहीं है कि आपको इसमें ये 6 कंडीशन डालनी ही पड़ेंगी। इट इज म्यूचुअली एग्रीड बिटवीन टू पार्टीज, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट। अब आप उसको एग्रीमेंट बोलो, एफटीए बोलो, इकोनॉमिक पार्टनरशिप बोलो, कोई भी अंग्रेजी बोलो जो बिकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉइंट ये है कि कंटेंट क्या है। जी, ठीक है। तो अब हमारा जो फ्रेमवर्क बना हुआ है, मतलब उस पे अभी सहमति हुई, लेकिन उसको औपचारिक जामा भी नहीं पहनाया गया था और डील तो बाद की चीज़ थी। तो अभी हमारे फ्रेमवर्क का मतलब स्टेटस क्या है, उसकी स्थिति क्या है? क्योंकि जब ट्रंप से पूछा गया भारत के बारे में, तो उन्होंने कहा नथिंग चेंजेज। यही है कि हमने जो फ्रेमवर्क एग्री किया है, अब ब्रॉड फ्रेमवर्क तो अब आप हटेंगे तो इसका मतलब वी आर गोइंग अवे फ्रॉम द फ्रेमवर्क विच नोबडी विल लाइक इट एंड ट्रम्प विल गेट मैड। लेट्स बी वेरी प्रैक्टिकल। अब समझदारी हमारे नेगोशिएटर्स की ये है कि उस फ्रेमवर्क के अंदर जो सब क्लॉजेस हैं, जैसे सरकार के अंदर क्या प्रॉब्लम आती है, सरकार में ये कहा जाता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट। अब यहां के फुल स्टॉप। अब फैसिलिटेशन में कितने ब्यूरोक्रेट्स के चक्कर काटने पड़ेंगे ये कहीं नहीं लिखा जाता। एक भी हो सकता है, 100 भी हो सकते हैं। तो आपको किस किस तरह के डॉक्यूमेंट देने होंगे ये भी नहीं लिखा है, वो हम बाद में बताएंगे। लेकिन हमने एक अंग्रेजी लिख दी है कि वी विल फैसिलिटेट। आपको लगता है बहुत अच्छी डील साइन हो गई, बाद में पता लगता है यार यहाँ तो करप्शन है, दुनिया भर की ब्यूरोक्रेसी है, 6 महीने से फाइल लटकी हुई है। तो ये अंग्रेजी के खेल अलग हैं, फिर डिटेलिंग अलग है, फिर इंप्लीमेंटेशन उससे भी अलग है। जी, ठीक है। तो बिल्कुल सार संक्षेप में बताइए, आज से भारत के लिए क्या बदला और क्या नहीं बदला? कुछ नहीं बदला। आपको जब तक क्वालिटी आप नहीं सुधारेंगे, आपका कुछ नहीं होने वाला। नहीं, वो तो आपने आप उसे दूसरे प्लेटफॉर्म पे ले गए, लेकिन जो आप कह रहे हैं कुछ नहीं बदला और जो ट्रम्प कह रहे हैं नथिंग चेंजेस, दोनों एक ही बात है या दोनों अलग है? क्योंकि अभी तक जो हमने बायलैटरल जो एग्रीमेंट हुआ है, उसका इस एग्रीमेंट से, क्योंकि आपका जो फ्रेमवर्क डॉक्यूमेंट रिलीज हुआ है 3 पेज का, उसमें कहीं नहीं लिखा है कि इंडिया वी आर इम्पोजिंग 18% ड्यूटी ऑन इंडिया अंडर इमरजेंसी क्लॉजेज और प्रोविजंस। आपने ये लिखा है कि वी एग्री 0, इंडिया एग्रीज 18। तो क्या बदला है? कुछ नहीं। तो आपका जो स्टेटस है, जो आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, भाई ये तो वो बात है ना कि मैं आपको घर बना के दूंगा। अब ठीक है, अगर भारत कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये कंटेक्स्ट बदल गया है, इसलिए अब हम इस फ्रेमवर्क को थोड़ा सा रीनेगोशिएट करेंगे, नए सिरे से विचार करेंगे, क्योंकि अब अगर हम इस फ्रेमवर्क में नहीं जाएंगे तो आप क्या करेंगे? आप हमारे पास 10% टैरिफ लगा रहे हैं, जो आपने बाकी सारी दुनिया पे लगाया है। तो जब बाकी सारी दुनिया पे 10% लगाया है, हमारे ऊपर भी आप 10% ही लगा सकते हैं, तो हम 18% पे क्यों जाएंगे? लेकिन उनका ये कहना है कि भाई 10% तो सब पे लगेगा। और किस पे लगा है आप इसको समझिए। जो पहले 10% डी मिनिमस था वो तो सब पे लगेगा, चाहे वो मेरा दोस्त है या दुश्मन है। ठीक है, ओवर एंड अबव जो हम नेगोशिएट कर रहे हैं वो 10% के ऊपर की बात कर रहे हैं। आप समझिए, इसमें कैच ये है कि हमने सिर्फ अपना जो स्लैब है, जो पहले 0 था, हमने उस पूरे सेक्टर को उठा के 10% कर दिया। जो जहां बिल्डिंग थी वो वहीं की वहीं है। हमने पूरी दुनिया का लेवल 10 मीटर ऊंचा कर दिया। नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ? 10 + 18 हो जाएगा, 28 हो जाएगा क्या? ये भी हो सकता है, इंटरप्रिटेशन है। क्योंकि 10 तो आपको बेनिफिट कब मिलेगा? आपको बेनिफिट तो तब मिलेगा जब आपको डिफरेंशियल मिलेगा ना। मैं 18 पे रहूं और बाकी सब 10 पे आ जाएं, तो विजय जी, हमने कैमरा आधे घंटे की ये बातचीत कर ली और हम इस पे अभी मतलब क्रिस्टलाइज नहीं हो पा रहे हैं कि हमारे लिए आज से 10% है, 18% है या 28% हो जाने वाला है। देखिए, जो 18% आपका लगा है, अगर उसमें डी मिनिमस इंक्लूडेड है तो वो रहेगा। अगर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ये कहता है नहीं, अभी क्लैरिटी की मैं वही बात कर रहा हूं कि नहीं, डी मिनिमस इज सेपरेट एंड 18% इज सेपरेट, देन इट बिकम्स 28। ये इंटरप्रिटेशन ऑफ लैंग्वेज है। तो ये हम ये चीजें मान अभी के और आगे साफ होंगी। हम ये मान के चल रहे हैं, एक पॉजिटिव साइड जो इंडिया का है कि भाई जिस पे पहले 10% से कम था, अब उनको भी 10 देना पड़ेगा, हम 18 पे ही रहेंगे। हम ये मान के चल रहे जी, कि जो ठीक है। पहले 10 या से कम जैसे थे, यूके के साथ उनका एफटीए 10% का है,
तो तो 10 वो अगर वो कंडीशन है कि भाई 10 ही रहना है तो यूके में जी, कोई चेंज नहीं आएगा। ओके। चलिए, अभी बहुत सारी चीज़ें अगर-मगर के साथ अभी भी बची हुई हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद विजय जी, आपने समय निकाला इस बातचीत के लिए। अच्छा सोमेश जी, अगर आपके मन में कोई सवाल बचा रह गया हो? है, एक्चुअली है, 2 जी, सवाल हैं करीब। जी पूछिए। अ, पहला चीज़ तो मुझे ये लग रहा है विजय जी कि अब मान लीजिए कि ट्रम्प ने बोला कि 10% तो अभी फ्लैट सबको लगना है। लेकिन कहीं न कहीं एक डील है हमारे पास कि हमारे पास 18% का टैक्स लगना है। मेरा ऐसा अंदाज़ा है कि इतना ब्लाइंड प्ले तो शायद ट्रम्प नहीं कर सकते हैं कि 10 + 18, 18 28 कर दिया जाए। एक लैंग्वेज ये निकल के आएगी कि 10% बेस है, कैप टू द मैक्सिमम ऑफ अग्रीड रेट। तो अगर कहीं पे 10 के नीचे है, तो वो 10 तक पहुँच जाएगा। लेकिन जहाँ पे 10 के ऊपर है, वहाँ पे 10 और एट 18 व्हिचएवर इज़ द मैक्स। मेरा अंदाज़ा ऐसा है कि ऐसा वाला क्लॉज़ ही लगना चाहिए, अदरवाइज़ इट विल बी इनजस्टिस। सेकंड जी, पॉइंट ये है इसमें मेरा। हाँ, हाँ। इसमें एक चीज़ और जोड़ दूँ सुमित जी, कि फिर अगर ये de minimis हो गया है, मतलब हर चीज़ पे 10% हर देश के साथ लगना ही है, तो जो हमारे अभी तक 0 पे जा रहे हैं फार्मा वगैरह, क्या वो भी 10 पे आ जाएँगे? वो तो फ्लैट आना पड़ेगा फिर। नहीं, उसमें क्या है कि एग्जेम्प्टेड कैटेगरी है। करीब आई थिंक $8 बिलियन के एक्सपोर्ट्स जो हैं अभी भी हमारे एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के बाहर या इसके बाहर आ रहे हैं, कुछ तो नंबर है। तो जी, प्रोडक्ट कुछ हैं जो इसके बाहर, वो इसमें नहीं आएँगे, वो आउट ऑफ स्कोप है, वो स्कोप क्रीप है, वो नहीं आएगा। ठीक है। दूसरा, अगर ऐसा हुआ तो आई थिंक ऑल द डील्स विल हैव टू बी रीनेगोशिएटेड। वो जैसा विजय जी ने बोला, वो लैंग्वेज फिर से चेंज करना होगा। 10 और मैक्स जो भी रहेगा वो एग्री होके वो चेंज करना पड़ेगा। मेरा एक यहाँ पे एक क्वेश्चन विजय जी ये है कि एक मेरी जो समझ आपके एनालिसिस से आती है वो ये आती है कि यूएस हैज़ द नेसेसिटी टू इम्पोर्ट एंड कंज्यूम, राइट ना? जो हमारा नवंबर का एक्सपोर्ट कहता है। अगर ऐसा नेसेसिटी है टू इम्पोर्ट एंड कंज्यूम, टैरिफ तो बढ़ रहा है, ये साल तो कमा लेगा यूएस, लेकिन उसको कंज्यूम करना है तो जैसे भी है टैरिफ उसकी जनता को ही पे करना है। तो हमारा पहले एजम्पशन ये था कि फाइनली इट विल बी अ शॉर्ट टर्म गेन एंड अ लॉन्ग टर्म पेन फॉर द यूएस बिकॉज इन्फ्लेशन विल शूट। अल्टीमेटली वो महंगाई किसको पड़ने वाली है, किसके मत्थे पड़ने वाली है? यूएस और यूएस की जनता के हिसाब से। तो क्या ये कंक्लूड करना ठीक रहेगा कि एक तो लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन इशू आने वाला है यूएस में, पॉइंट नंबर वन। दूसरी चीज, वहां के जनता पे और बोझ बढ़ने वाला है एंड इट विल बिकम अ शॉर्ट टर्म गेन एंड लॉन्ग टर्म पेन। मैं इसी थियरी से चल रहा हूँ, ये ठीक है? बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर आप देखें तो जो न्यूयॉर्क का फेडरल रिजर्व है उसकी एक रिपोर्ट आई है फरवरी 2026 में। उन्होंने ये कहा है कि जो 94% जो टैरिफ कंपोनेंट है वो अमेरिका की जनता पे बोझ बना है। एक्सपोर्टर्स ने अपने रेट कम नहीं किए, अमेरिका को तो वो माल चाहिए ही चाहिए। आपने टैरिफ दे के वो माल खरीदा है, तो अल्टीमेटली 94% जो लोड हुआ है इस टैरिफ का वो अमेरिका की जनता पे पड़ा है। और इसीलिए जो आपका इन्फ्लेशन है आज अमेरिका में ज्यादा है। आज सुबह का ही मैं एक एनालिसिस देख रहा था, पिछले एक साल के अंदर करीब अमेरिका के अंदर बहुत सारे एमएसएमई जो बंद हुए बिकॉज ऑफ हाई टैरिफ, करीब 80 से 88 हजार जॉब कम हुए हैं, बढ़े नहीं। तो स्थिति वहां भी समझ में आ रही है लोगों को, इसीलिए ये मुद्दा कांग्रेस में गरमाया है कि ये टैरिफ खराब है, क्योंकि इसमें पॉलिटिकल एंगल है ना, एम्प्लॉयमेंट का एंगल है। तो इसीलिए अब क्योंकि मिड टर्म आने वाले हैं, तो उस लिए डेमोक्रेट्स भी इस बात को शोर मचा रहे हैं कि जो ट्रम्प टैरिफ है वो नुकसान कर रहा है, और जनता को जब तक ये आदमी रहेगा और जब तक इसके पास पावर रहेगी ये जीने नहीं देगा, इसलिए आप हमें वोट दो ताकि हम इसको कंट्रोल करें। इस समय नैरेटिव यही चल रहा है, चाहे वो एप्स्टीन फाइल हो या टैरिफ हो, कि जब तक ट्रम्प है ये ट्रांसपेरेंसी नहीं आने देगा, ये ऑब्जेक्टिविटी नहीं आने देगा, ये मनमर्जी करेगा। इसको कंट्रोल करने के लिए स्ट्रॉन्ग कांग्रेस और सीनेट चाहिए, इसीलिए उनका आर्ग्यूमेंट यही बनेगा। तो ये हमें जो दिख रहा है वो बहुत क्लियर है, असर इसका लोकल इकोनॉमी में पड़ रहा है, और अल्टीमेटली देना किसको है? एंड ऑफ द डे जो सारी कॉस्ट है वो एक ही इंसान पे लोड होती है, वो है कंज्यूमर। कोई भी व्यापारी जेब से तो टैक्स देता नहीं, अल्टीमेटली वो वसूल करके ही जमा कराता है ना। जी।
नहीं, सही बात है, और इस क्लैरिफिकेशन के लिए थैंक यू, क्योंकि इसके हमारा एजम्पशन यही चल रहा है कि बाय द टाइम ट्रम्प जाएगा, यूएस की इकोनॉमी को इस सिचुएशन में छोड़ जाएगा कि वापस कोई निकाल नहीं पाएगा वहां से। सिचुएशन बहुत खराब करके जा रहे हैं। देखिए, इसके अलावा एक चीज और देखिए, जो ट्रम्प का, मैं पहले दिन से बोल रहा हूं कि जो ट्रम्प ने टैरिफ प्लान बनाया ये एक्सट्रीमली डिफेक्टिव है, इस पे मैंने कई बार चर्चा करी है, मेरे वीडियोस में है। मैंने ये कहा कि अगर ट्रम्प को वास्तव में इन्वेस्टमेंट करना था अपने कंट्री के अंदर तो फिनिश गुड्स पे टैरिफ लगाते, रॉ मटेरियल पे नहीं लगाते, ताकि रॉ मटेरियल सस्ता आता, आप वहां बनाते, और जो इंपोर्ट आता उससे मेड इन अमेरिका जो प्रोडक्ट है वो सस्ता पड़ता, तो वहां पे इन्वेस्टमेंट भी आता, एम्प्लॉयमेंट भी होती, फैक्ट्रियां भी चलती। लेकिन ये किस इलॉजिकल आदमी ने इनको बता दिया कि तुम सब पे एक साल लगाओ, रॉ मटेरियल प्लस फिनिश गुड्स? क्योंकि इसको जो फॉर्मूला दिया गया वो था ट्रेड डेफिसिट का। अब प्रॉब्लम ये थी कि ट्रेड डेफिसिट जो है उसमें दो है, एक तो है डायरेक्ट कंज्यूम प्रोडक्ट जिसको आप फिनिश गुड्स बोलते हैं, और एक है रॉ मटेरियल। आपको रॉ मटेरियल चाहिए क्योंकि आप उससे वैल्यू एडिशन क्रिएट करके एम्प्लॉयमेंट और सरकार के लिए टैक्स दोनों जनरेट करते हैं। लेकिन विजय किसी जी, इतना भी आसान मुझे नहीं लगता कि वो कर पाना होगा, बिकॉज हम बात कर रहे हैं भारत में $2,500 पर कैपिटा जीडीपी, चाइना में $17,000 पर कैपिटा जीडीपी, तो लेबर कॉस्ट तो आप समझें कि 25% नीचे ही रहेगा। और हम बात करते हैं $85,000 पर कैपिटा जीडीपी इन यूएस, तो वहां का लेबर कॉस्ट और हमारा लेबर कॉस्ट नहीं, देखिए इतना फर्क महंगा हो जाएगा कि रॉ मटेरियल सस्ता भी किया तो भी नहीं, फिनिश्ड गुड तो वहां सस्ता नहीं बन पाएगा। देखिए वो मैंने क्या बोला आपको, दो चीजें इंपॉर्टेंट है। दुनिया में आज की तारीख में सब कुछ होने के बाद भी आप एक्सपेंसिव हैं, आपका एमएसपी दुनिया से ज्यादा है, मानते हैं इस बात को? इंटरनेशनल प्राइसेस 40% डाउन है, ये भी आपको पता है। उसके बाद भी हमारे यहाँ इंपोर्ट नहीं हो रहा। देखिए, ये जो चेस गेम है ना ट्रेड का, ये सिर्फ डेटा से नहीं चलता, ये टैरिफ नहीं चलता, टैरिफ सबसे छोटा कंपोनेंट है इस पूरे ट्रेड नेगोशिएशन का। मैं ये आज से नहीं, जब से भारत सरकार ने डब्ल्यूटीओ साइन किया है मैं तब से ये बात कह रहा हूं। हम लोग जितना टाइम कैलकुलेशन और टैक्सेशन में लगाते हैं ये सब वेस्ट ऑफ टाइम है, इसको हटाना बहुत आसान है, इसका कोई मतलब नहीं है। अल्टीमेटली जो खेल होता है वो होता है नॉन टैरिफ बैरियर में। उसको हटाने के लिए आपको पूरे इकोसिस्टम को सुधारना पड़ता है, और वो इकोसिस्टम जो है वो तभी सही बनेगा जब आपके यहां सप्लाई चेन सही होंगी, टेक्नोलॉजी सही होंगी, स्किल सही होगा, क्वालिटी सिस्टम सही होगा। जी, तो बिल्कुल। ये बात जो तो है चलिए, इसको जरूरी है। मैं एक उदाहरण देता हूं कि साहब हमारा छोटा किसान है, सस्ती क्रॉप बनाता है, ठीक? हम अमेरिका को जो वर्ड्स है वो, मान लीजिए XYZ फ्रूट खरीदते हैं, हम उसके आधे दाम पे दे देंगे क्योंकि हमारा छोटा किसान है, सस्ता हम कर देंगे, लेबर बहुत कम है। अब मुझे बताइए कि उसमें पेस्टिसाइड भरा हुआ है, लोगे आप? 50% डिस्काउंट पे भी लोगे आप? कुछ चीजें ना लाइफ में नॉन नेगोशिएबल होती हैं, हमें उन पे फोकस करना है। हम टाइम वेस्ट करते हैं उन बेकार की चीजों पे विच कैन बी इजीली बी मैनेज्ड बाय वन स्ट्रोक ऑफ ए लाइन, जो ट्रम्प कर रहा, जो भारत सरकार कर रही। जी, हम क्यों नहीं एक्सपोर्ट बढ़ा पा रहे? हमारा मेक इन इंडिया क्यों फेल हो रहा है? क्योंकि हमारा फोकस फंडामेंटल पे नहीं है, हम लोग हवा में। जी, विजय जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। काफ़ी चीज़ें क्लियर हुईं और कुछ चीज़ें तो समय के साथ ही उनकी क्लैरिटी आएगी, उसका इंतज़ार रहेगा। इस चर्चा में आप जुड़े, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।